Hello students, let's go to start our next topic of first chapter basic concepts of chemistry. ठीक है, तो लास्ट में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ा सा बेसिक्स हमने सीखा था कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है, और थोड़ा सा रिलेवेंसी पढ़ी थी इस एटमॉस्फेयर से लेके बाकी चीज़ें. ठीक है, यहाँ एक हम अगले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ केमिस्ट्री, या कह लीजिए सब डिवीज़न्स जो है. ठीक है, सब डिवीज़न्स ऑफ केमिस्ट्री. बड़ा केमिस्ट्री की सब डिवीज़न्स क्या है. ठीक है, केमिस्ट्री की सब डिवीज़न्स क्या है. तो केमिस्ट्री की कुल 6 ब्रांचेस हैं. कितनी ब्रांचेस हो गई केमिस्ट्री की? 6 ब्रांचेस हैं. ठीक है, एक कौन सा हो गया? एक है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, अगला कौन सा हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, और लास्ट बेटा एटॉमिक केमिस्ट्री, या इसी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं. अब देखो, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है. बस इतना हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं. अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं. एरोनॉटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये सब कहाँ है इसमें तो नहीं दिख रही. एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री तो नहीं दिख रहा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो नहीं दिख रहा. क्या वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस नहीं है? क्या वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस नहीं है? तो बेटा केमिस्ट्री की ब्रांच वो नहीं है. बस प्लेस ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे एक नाम दे दिया गया कि हाँ, इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रही है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. अरे भाई, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, यही चीज़ ना, फर्टिलाइजर वगैरह यही ना यूज़ कर रहे हैं, और क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गया. तो प्लेस ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे नाम बस दे दिया हुआ है. ठीक है, एरोनॉटिकल केमिस्ट्री, अरे भाई स्पेस में यूज़ कर रहे हैं तो एरोनॉटिकल केमिस्ट्री कह दिया. ठीक है, पर वो ब्रांच नहीं है. तो ब्रांच कितनी है? सिर्फ 6 ब्रांच है केमिस्ट्री की. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल एस्पेक्ट को देखता है, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को देखता है, इनऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव छोड़ के बाकी जितने भी हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब ये डिटेल आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस इसमें होते हैं. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री इन लिविंग बींग्स, और एटॉमिक या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भाई रेडियो एक्टिविटी है. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ध्यान होगा. ठीक है, तो इसके अंडर में हम सारी चीज़ें हाफ लाइफ वगैरह सब इसके अंडर में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, यूनिवर्स के 2 पार्ट हैं. ठीक है, मैटर एंड एनर्जी. कुछ डाउट था हमारे पास, एक डाउट आया था कि सर यूनिवर्स में एनर्जी कैसे आ रहा है, यूनिवर्स में एनर्जी कैसे आ रहा है. सनलाइट देखा है? सनलाइट तो देखा नहीं होगा, सन तो देखा है ना, दिखता है सन, हाँ ठीक है, चमक रहा है, उसकी लाइट तो आ रही है. ठीक है, अब एक बात बताइए, जो हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैटर है. ठीक है, तो मैटर क्या है बेटा? तो हमने बताया था 2 चीज़ें कंटेन करी, वही मैटर है. पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. पूरे यूनिवर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक तो हो गया मैटर और दूसरा क्या हो गया? एनर्जी. ठीक है, मैटर क्या चीज़ हो गया बेटा? जो स्पेस लेता हो. ठीक है, जो स्पेस लेता हो और मास रखता हो. जो स्पेस लेता हो और मास रखता हो, वही क्या हो गया? मैटर. अब जो स्पेस लेने वाला है वो मास रखेगा ही रखेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेस ले रहा हो लेकिन मासलेस है.
ठीक है, ऐसा नहीं होता। या मास है और स्पेस ही नहीं ले रहा, ऐसा भी नहीं होता। इसमें से कोई एक चीज़ नहीं होगा तो दोनों होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये हो गया मैटर। अब जो एनर्जी अभी सनलाइट की हम बात कर रहे थे, क्या वो मास रखता है, क्या वो स्पेस लेता है? भाई ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो से सीधे अंदर आ रहा है, अगर स्पेस लेगा तो ग्लास विंडो से कैसे क्रॉस करेगा? उसे तो स्पेस चाहिए, तो विंडो को पहले हटाएगा ना, ग्लास पार्टिकल्स को तो हटाएगा, यानी विंडो को क्रैक करेगा, तोड़ेगा, तब तो अंदर आएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, सनलाइट सीधे ग्लास विंडो से सीधे अंदर की तरफ आती है, तो वो क्या हो गया? एनर्जी उस यूनिवर्स में ही ना है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को नहीं रख रहा, इसलिए क्या हो गया? वो एनर्जी। जो इसे रखेगा वो क्या हो गया? मैटर। क्लियर? और इन्हीं की स्टडी हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ जो मैटर, इनकी स्टडी क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो जरा, मैटर को क्लासिफाई अब करना है ठीक है, मैटर का अब हम क्लासिफिकेशन करना है। तो बेटा मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जब हम लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ, क्लियर कर लेते हैं इसको। बेटा अगर पूछा जाता है कि मैटर के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, तो फट से हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेटा ये मैटर के टाइप्स हैं? क्या ये मैटर के टाइप्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस? टाइप्स नहीं है ये क्या है? ये स्टेट्स हैं। समझिएगा इसको, ये क्या है? स्टेट्स हैं। जैसे अगर मैं आइस की बात करूं, ठीक है, मैं वाटर की बात करूं और मैं वेपर की बात करूं, ठीक है, तो बेटा ये क्या है? ये तो सॉलिड है, ये क्या है? ये तो लिक्विड है, और ये क्या है? ये तो गैस है ना। लेकिन इसका आइस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O। वेपर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O। तो बेटा मैटर तो एक ही है, या तीन मैटर आपको दिख रहे हैं अलग अलग? मैटर तो एक ही दिख रहा है, बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई है। बात समझ में आ गया? फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई है, तो आप उसे नया टाइप कह देंगे, वो टाइप हो गया? नहीं, टाइप नहीं हुआ। क्लियर? इसीलिए टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको आसान लैंग्वेज करने के लिए सीधी सी बात कही, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो रही बात? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को, समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है, मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया फिजिकली? कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 नहीं, इनिशियली कितने में किया गया था? सिर्फ 2 में। एक को हम कहते थे सॉलिड और दूसरे को कहते थे फ्लूइड। क्या कहते थे बेटा? सॉलिड, और दूसरे को क्या बोलते थे? फ्लूइड। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर फ्लूइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें? लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड का सीधा सा मतलब क्या रहा बेटा? रिजिड। सॉलिड कौन? रिजिड। ठीक है, फ्लूइड कौन? जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखे, फ्लो करने की टेंडेंसी। बेटा लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, ठीक है, दोनों फ्लो करते हैं, लिक्विड भी और गैस भी दोनों फ्लो करते हैं, फ्लूइड। क्लियर? अब जो बेसिस था इसको क्लासिफाई करने का, भाई क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस तो होगा। जैसे यूनिवर्स को हमने क्लासिफाई किया, किस बेस पे? तो स्पेस और मास जो रख रहा है, मैटर नहीं रखा, यानी हमने इसके बेस पे क्लासिफाई कर दिया। यूनिवर्स को मास और स्पेस के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। इसी तरीके से जब मैटर को हमने फिजिकली क्लासिफाई किया, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, क्या स्टेट्स हो सकते हैं, तो सॉलिड और फ्लूइड हमने दो अलग अलग स्टेट बनाए। तो बेटा किस बेस पे इसको हमने क्लासिफाई किया? तो बेसिस क्या था बेटा? वो बेसिस था रिजिडिटी। बेटा जो रिजिड था वो सॉलिड है, जो रिजिड नहीं था वो फ्लूइड है। जो रिजिड है वो सॉलिड है, जो रिजिड नहीं है वो फ्लूइड है। रिजिड मतलब
बहुत हार्ड, सख्त, बिल्कुल एकदम कड़ा, ठीक है। तो जो रिजिड है वो क्या है, सॉलिड है, और जो रिजिड नहीं है वो क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। कोई डाउट समझने में? अब जो लिक्विड और गैस को क्लासिफाई किया गया वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया होगा बेटा, वो किया गया कंप्रेसिबिलिटी। बेटा जो कंप्रेसिबल है वो गैस है, जो कंप्रेसिबल नहीं है वो लिक्विड है। जो कंप्रेसिबल है वो गैस है, जो कंप्रेसिबल नहीं है वो लिक्विड है। अब तो गड़बड़ हो गया सर जी, लिक्विड तो कंप्रेसिबल है, लिटिल कंप्रेसिबल है, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, थोड़ा सा समझिएगा कंप्रेसिबिलिटी को लेके। बेटा फ्लूइड मैकेनिज्म है, फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिज्म। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, या जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, सभी किस पे काम कर रहा है, हाइड्रोलिक है या फ्लूइड मैकेनिज्म पे काम करते हैं। जो आज पावर ब्रेक्स या ब्रेक्स हम कहते हैं, जो ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है, ब्रेक क्या होता है बेटा, भाई व्हील है, व्हील के अंदर ड्रम है, ठीक है, उसके अंदर ब्रेक शू लगे रहते हैं, और उसके अंदर सभी लोग जानते हैं बेटा, सभी ऑटोमोबाइल में ब्रेक ऑयल यूज़ होते हैं। बात समझ आ रही है, क्या यूज़ होते हैं, ब्रेक ऑयल। अब जैसे ही हम प्रेशर देते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो ऑयल, जो ऑयल है भरा हुआ, ठीक है, वो प्रेशर, उस ऑयल पे प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर इस ब्रेक शू के अंदर ऑयल भरा रहेगा, ठीक है। वो जैसे ही प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ब्रेक शू क्या होती है, पहिए से चिपक जाएगी। अब अगर वो कंप्रेसिबल होता लिक्विड, तो हमने ब्रेक हम प्रेस करते, और लिक्विड क्या होती, खुद कंप्रेस कर जाती, तो क्या ब्रेक काम करता, तो क्या ब्रेक काम करता। तो यूज़ करते हम कभी ऐसे के लिए, हाइड्रोलिक कहीं भी यूज़ करते, तो बेटा कंप्रेसिबल नहीं है। अब सपोज करिए कि 500 एटीएम प्रेशर लगा रहे हैं, एक यूनिट कहीं चेंज हो गया, तो उसको हम कंप्रेसिबल थोड़ी ना कह देंगे, तो बहुत लिटिल कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबल नहीं है, ऐसे सीधे समझिए, कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, लिक्विड ये कंप्रेसिबल नहीं है या नेग्लिजिबल है, और गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट समझने में, ठीक है। बाद में 1920 में दो और चीज़ें ऐड की गई बेटा, 1920 में आगे चल के दो और, एक इसमें डाला गया प्लाज्मा और एक हो गया BEC, ठीक है, दो और ऐड हो गए, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब हम मैटर को सिर्फ दो पार्ट में नहीं या तीन तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते, किसी मैटर को हम उसको इन दोनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा प्लाज्मा क्या है, समझिएगा, ये तो बातें समझ में आ गई, सॉलिड क्या है, फ्लूइड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, नॉर्मली समझ में आ गया। डिटेल तो अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहीं पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ना है, तो बस यहीं थोड़ा समझ लेंगे। और किसी एग्जाम में ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा, कहीं पूछा नहीं गया है ऐसा, ठीक है, बस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, ये ब्लड वाला वही प्लाज्मा या टेलीविज़न प्लाज्मा, क्या है ये प्लाज्मा। तो कुछ सन से रिलेटेड प्लाज्मा सुने हैं, सन का प्लाज्मा सुने हैं, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सपोज करिए जो बल्ब होता है, बल्ब, अगर हम बल्ब का ग्लास, फिलामेंट लगा होता है अंदर बल्ब में, अगर उसके ग्लास को हम तोड़ दें तो जो ग्लो बल्ब करता है क्या वो वैसे ही ग्लो करेगा, जिस तरीके से बल्ब ग्लो करता है क्या वो वैसे ही ग्लो करेगा अगर हम ग्लास को क्रैक कर दें। सोचिए, क्या वो वैसे ही ग्लो करेगा। अब आप लोग थोड़ा सा अभी लेटेस्ट है, पता नहीं, लैंप देखा है आप लोगों ने, लैंप, हम लोग लैंप से पढ़ा करते थे, लाइट जब कट जाती थी तो लैंप से पढ़ते थे, छोटे थे हम लोग, ठीक है, वैसे बनाते रहते थे, लाइट कट जाए तो लैंप से पढ़ते थे हम लोग, अभी लाइट कट जाएगी पढ़ना नहीं पड़ता था। अब लैंप है, तो लैंप क्या होता था कि उसमें शीशा लगता था लैंप में, ठीक है, जब लैंप को हटा देता था, अगर किसी ने लैंप देखा हो या यूज़ किया हो, तो लैंप का शीशा जब ग्लास लगा देते थे तब ज़्यादा ग्लो करता था, या ग्लास हटा लेते थे तब ज़्यादा ग्लो करता था। तो भाई कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अगर हम ग्लास को लगा देते हैं तब तो ग्लो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स
कुछ तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे वापस, तो बाहर तो कम से कम लाइट जाएगी, बाहर तो कम लाइट जाएगी। तो अगर कुछ भी रिफ्लेक्शन हो गया तो लाइट कम जा रही है बाहर, बाहर कम जाएगी तो ग्लास को लगाने के बाद कम लाइट होना चाहिए था, कम लाइट होना चाहिए ना। अगर देखा होगा आपने तो जैसे ही ग्लास को लगाते हैं वैसे ग्लो बढ़ जाता है। यानी अगर हम बल्ब के जो ग्लास है, बल्ब का ग्लास तोड़ दें तो ग्लो नहीं करेगा, इतना धीमे जलेगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो फिर ये चक्कर क्या है समझते ज़रा। सपोज़ करिए, मान लिया कि ऐसे ये फिलामेंट लगा हुआ है, ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, ये बल्ब है, फिलामेंट लगा हुआ है। जब ग्लास की कवरिंग कर दी गई तो हुआ क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह गैस, कुछ इनर्ट गैस डाल दिया हमने या नॉन रिएक्टिव गैस डाल दिया, ठीक है। ऐसे रिजिड, ऐसे मतलब रिजिड टाइप के गैस को डाला जाता है कि जो ज़्यादा रिएक्शन करना ही ना चाहें उनको डालो, जो रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे। क्यों? इसलिए कि अब सपोज करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सपोज करिए इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है। जब हमने करंट पास किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, तो ये फिलामेंट तुरंत हाई टेम्परेचर पे आ गया होगा, रेड हॉट हो गया होगा, और ये गैस के पार्टिकल इससे टच हो रहे होंगे। तो जब गैस का पार्टिकल टच हो रहा होगा तो एनर्जी गेन कर रहा होगा, जब गैस का पार्टिकल फिलामेंट से टच हो रहा होगा तो एनर्जी गेन कर रहा होगा। अब बेटा जैसे ही एनर्जी गेन करेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम होता है, उसके चारों तरफ शेल होते हैं, और बाहर जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जब ये एनर्जी को गेन करेगा तो एनर्जी गेन करते 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 ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सफिशिएंट एनर्जी खा लेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये गैस जाके फिलामेंट से टच हुआ तो थोड़ी सी एनर्जी गेन किया। अब अगर ये ग्लास की कवरिंग ना होती तो जरूरी था वो यहीं बैठा रहता, बेटा एनर्जी गेन किया उसके वजह से वो भाग गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, एनर्जी गेन किया तो भाग गया उसके बाद। लेकिन अगर हमने बंद कर दिया, ठीक है, अगर हमने लैंप का ग्लास लगा दिया या हमने यहाँ पे ग्लास की कवरिंग कर दी, तो फिर वो टकरा के फिर आएगा, एनर्जी गेन करेगा, इस तरह से बार बार एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे शेल होते हैं, हर शेल की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हर शेल की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया? भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस खींच रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं दे रहा कहीं। भाई ठीक है, तुम यहाँ से ज़्यादा नहीं जाओगे, उसको अट्रैक्शन एक पुल है, एक खींचे हुए है। अब जब ये बाहर से एनर्जी गेन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एनर्जी गेन करके फूलते जाएंगे। भाई मान लिए पहले सब लोग गांव में रहते थे, थोड़ी सी एनर्जी गेन किए, मुद्रा आया, इकोनॉमी बढ़ी, तो कहाँ आ गए, शहर में आ गए, और इकोनॉमी बढ़ी। भाई गांव में थे, गांव से गोरखपुर में आ गए, और इकोनॉमी बढ़ेगी, लखनऊ चले जाएंगे, और बढ़ेगी, दिल्ली चले गए, और बढ़ेगी, अमेरिका चले गए, और बढ़ेगी, अब चंद्रमा पे भी चले जाएंगे, जा ही रहे हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, और बढ़ जाएगी तो हो सकता है सन पे पहुँच जाए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खूब एनर्जी गेन किया, और एनर्जी गेन करके क्या हो जाएगा, कहेगा अब इस अट्रैक्शन से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बहुत हो गया हमारा बॉन्डेशन। अभी क्या करेगा, यहाँ से निकल के भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो ये एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। एटम क्या हो गया, आयोनाइज, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सोडियम है, ठीक है, दिस इज 281। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज Na+, कन्वर्ट हो गया ना, आयोनाइज हो गया ना। क्लियर? आयोनाइज कब हुआ, जब ये ग्लास कवरिंग लगी हुई थी। एक बार की एनर्जी थोड़ी ना, जब ये कवरिंग लगा बार बार लड़ भिड़ के आके वापस एनर्जी गेन कर रहा होगा, और सारे गैस ऐसे एनर्जी गेन के होंगे। और बेटा आयोनाइज्ड गैसेस क्या करती हैं, ग्लो करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर रखती हैं। जैसे सोडियम का होता है येलो कलर, तो स्ट्रीट लैंप में सुना होगा सोडियम लैंप्स लगे हैं, तो किस रंग के जनते हैं वो, कैसा उनका कलर होता है, येलो कलर। तो वो क्या एक्चुअली, प्लाज्मा। यानी यहाँ पे अंदर जो आयोनाइज्ड गैसेज आ जाती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है बेटा, आयोनाइज्ड गैसेज। तो जो टेलीविज़न है ना प्लाज्मा, उसमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसीलिए उसका नाम रखा प्लाज्मा। बात समझ में आ गया? तो सन का प्लाज्मा, सन का जो ऑरा निकलता है, ठीक है, वही है उसका प्लाज्मा। जो आयोनाइज्ड गैसेज, सन के कांटेक्ट में अगर कोई गैस जा रही है, ठीक है, भाई हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, तो आयोनाइज हो रहे हैं, वो ग्लो करते हैं, ठीक है। तो आयोनाइज्ड गैसेस क्या हो जाएंगी, प्लाज्मा कहलाएंगी। बात समझ में आ गया? क्लियर?
बल्ब वाले भी कॉन्सेप्ट, लैंप वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई डाउट समझने में? ठीक है। अब बात आ रही है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, BEC क्या है। ठीक है, तो कौन से बोस? SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने कहा कि जो कोई भी, मान लीजिए कोई मैटर है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी हम 100,000 टाइम, ठीक है, यानी कि जो डेंसिटी एयर की डेंसिटी है उसका 100,000 टाइम, ठीक है, डेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। अब किसी का 1000 टाइम या 100,000 टाइम डेंसिटी को कम कर दिया जाए तो है तो वही मैटर, उसकी डेंसिटी को बहुत ज़्यादा घटा दिया, उसी को कहा गया बोस आइंस्टाइन दोनों कंडेंसेट कहा गया उसको। ठीक है, बात समझ में आ गया? कहीं को डाउट? तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है। SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1920 में कहा कि किसी भी मैटर को हम जो एयर की डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में 100,000 टाइम लेस डेंसिटी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्टेट होगा एक मैटर का, ये भी एक स्टेट हो सकता है। ठीक है, क्लियर? उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी को भी कोई परेशानी? क्लियर हो रही इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ये रहा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहीं पे, अभी केमिकल को नहीं पढ़ रहे हैं, इसी को लेके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशंस इसके पढ़ रहे हैं। ठीक है, या कैसे हम एक दूसरे में चेंज करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद से हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? देखिए आगे, सॉलिड है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में। बेटा गैस को किस में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। लिक्विड को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है ना? सही है ना? कैसे कर सकते हैं बेटा? सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे, हीट करके। लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करोगे, अरे भाई सॉलिड है, आइस है, हीट करो, मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाटर है वेपर बन के उड़ने लगेगा। अब अगर वेपर को लिक्विड में लाना है, क्या करोगे, कूल करेंगे ना। क्या क्या हमने यहाँ पे, कूल करोगे ना उसको। अगर वेपर को, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर लिक्विड को कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे टर्म क्या देते हैं। तो बेटा अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूज़न। क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग और फ्यूज़न। क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। कहीं कोई दिक्कत समझने में, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहेंगे उसको। ठीक है, अब अगर लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहोगे बेटा, वेपोराइजेशन। क्या बोलोगे, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। क्या बोलोगे इसे, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन कहेंगे या उसे क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, क्या बोलेंगे उसे, कंडेंसेशन। कंडेंस हो रही है ना गैस, तो क्या बोलोगे इसे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, कंडेंसेशन। और बेटा कोई चीज़ अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। उसे क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं हम, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो बेटा उसे कहेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, या उसे हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है?
ठीक। अब बात आ रही है अगर कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसे? सब्लिमेशन। अब अगर गैस से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, कहते हैं उसे डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन। बट बेटा एक टर्म आज से और जान लीजिए, इसे कहते हैं हॉर फ्रॉस्टिंग। क्या कहते हैं? हॉर फ्रॉस्टिंग। हॉर फ्रॉस्टिंग। बात समझ में आ रहा? क्या बोलेंगे उसे? हॉर फ्रॉस्टिंग। अब देखो, मेल्टिंग या फ्यूजन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमको एक चीज़ समझना है, वेपोरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? बेटा दोनों कंडीशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, दोनों कंडीशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा वेपोराइजेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बात समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ वेपर, तो वेपर का ही फॉर्मेशन होगा फ्रॉम लिक्विड, कब? एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे। क्लियर हो रही बात? और इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दोनों में डिफरेंस है बेटा बहुत ज़्यादा। ये बॉइलिंग पॉइंट पे है और ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों पे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अगर कोई अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की ज़रूरत क्या है? सारा तो पहले ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। वेपर का फॉर्मेशन तभी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके अटक जाता है, वहाँ कैसे? ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है भाई? तो समझिए इसको कैसे हो रहा है। देखो हमने दो तरीका अप्लाई किया। एक तरीका हमारे पास है कि हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। एक तरीका हमारे पास है कि हमने क्या किया? हीट करना शुरू किया। लिक्विड है, लिक्विड को हमने, यानी वाटर है, ठीक है। अब वाटर को हम हीट कर रहे हैं बेटा, हमने वाटर को हीट किया। हीट किया तो सबसे पहले क्या रहा होगा? ध्यान से समझिएगा, जब हीट किया तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा? यहाँ नीचे वाटर के पार्टिकल्स थे, जब वो टेम्परेचर गेन किए होंगे तो ऊपर की तरफ भागे होंगे, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो वाटर के और भी तो पार्टिकल्स होंगे जो इनका टेम्परेचर कम है, वो तो ठंडे हैं, तो कोलिजन हुआ होगा उनसे कोलिजन हुआ तो अपनी एनर्जी लूज कर दिया। तो बेटा नीचे वाले जब एनर्जी पाए और नीचे वाली लेयर तो ऊपर की तरफ भागी, और ऊपर की तरफ जाते समय अपनी एनर्जी को लूज करते गए, ठीक है। तो फिर से यहाँ नीचे वाली लेयर जब ऊपर चलेगी तो जस्ट इसके ऊपर वाली लेयर फिर से नीचे आ गई बेटा, वो बेटा तो ठंडा रहा होगा, वो भी तो ठंडा रहा होगा, और ये जो गर्म वाले थे ये तो भिड़ उड़ के यहीं कहीं खत्म हो गए। अब अगर टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर से स्टार्ट किए थे हीट करना, तो इस तरह से रोटेशन होगा, सबसे पहले नीचे वाला हीट करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर भागेगा, जैसे ऊपर जाएगा उसके जस्ट ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और इस तरह से साइक्लिक होता जाएगा पूरा, धीरे 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 पूरा वाटर क्या हो जाएगा? हीट होता जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो अब पूरा का पूरा वाटर रोटेशन करके इतना हीट हो चुका है कि अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ सके। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 से अबव हुआ, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 100 से अबव हुआ, अब ये नीचे वाला मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा एनर्जी ले चुका है और ये भी इतने ज़्यादा हीट हो चुके हैं कि कोलिजन के बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ नहीं हो रहा, और ये निकल के क्या हो गया? भग गया। तो जो जिसका टेम्परेचर बेटा 101 डिग्री सेल्सियस हुआ रहा, 100 से ज़्यादा हुआ, वो मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? एयर में। वो तो निकल के भाग गया हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के। जो बचे रह गए उनका टेम्परेचर कितना रह गया? 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए कहा जाता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो बेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है ना स्टेट, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है, 100 डिग्री। लेकिन 100 पे याद रखिएगा कोई भी वेपर में नहीं जा रहा, 100 से ज़्यादा। इसीलिए कहता है स्टीम बर्निंग क्या होता है? सीवियर। क्यों? उसका लेटेंट हीट ज़्यादा, मतलब
जो वेपर में लिक्विड से कन्वर्ट हुआ उससे ज़्यादा एनर्जी लेके कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। 100 डिग्री पे तो ये है ही है, जैसे 100 से एक्सीड हो रहा है वो सारा क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। और टेम्परेचर जो लिक्विड है उसका कितना बचा हुआ है, 100 ही बना रहेगा, ठीक है। और उसी पे सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, वेपोराइजेशन। क्लियर, उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। कंटेनर है, कंटेनर में वाटर था, ठीक है। अब इसको हीट नहीं कर रहा है, इसके कांटेक्ट में कौन आया, एयर। कौन आ रहा है इसके कांटेक्ट में बेटा, एयर आ रहा है इसके कांटेक्ट में। एयर का टेम्परेचर हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं एयर का, इनसे कांटेक्ट हुआ तो यहाँ जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं बेटा, इनको कोई जब ये, अब बताओ इनको, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, क्या सरफेस से ऊपर भी कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो जैसे ही एयर यहाँ पे, हॉट एयर जैसे ही कोलाइड कर रही होगी, या विंड ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कोलाइड कर रही होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो लूज हो रहा होगा। अरे भाई अगर वाटर ठंडा है, ठीक है, सॉरी लूज नहीं, गेन कर रहा होगा टेम्परेचर। वाटर क्या है, ठंडा है, और एयर क्या है, हॉट है, गर्म है। कभी भी गर्म होगा भाई, तभी तो वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो एयर हमेशा ज़्यादा गर्म होगा, हमेशा गर्म होगा एयर, किससे, वाटर से। तो जब दोनों कांटेक्ट में आए तो वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, सरफेस वाले ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करके जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इक्वल अमाउंट पाया, तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। क्लियर। तो क्या इसे 100 डिग्री जाने की ज़रूरत है, 100 डिग्री जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, बट वेपोराइजेशन इज होल बॉडी फिनोमेना। ये पूरी बॉडी में होता है, लेकिन इवेपोरेशन क्या रहा, केवल सरफेस पे। इसीलिए कहता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। पढ़े हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्यों बेटा, ये ऊपर का सरफेस कैसा हुआ, एयर के कांटेक्ट में आके हॉट, और हॉट होके वो निकल गया, तो जस्ट उसके बाद की लेयर कैसी होगी, कूल। तो फिर से पूरा सरफेस कूल हो गया। जैसे हम हैं, मान लीजिए हम लोग होते हैं, हम लोग नहा के आते हैं और जैसे ही पंखे के सामने चले गए, ठीक है, हम लोग फ़ैन के सामने जैसे ही गए, क्या रहता है, फ़ैन का हमको हवा लगता है, तो हवा जब लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमसे कोलाइड कर रही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड कर रही है तो ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, वाटर की, वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके जस्ट नीचे वाली लेयर ठंडी होगी, इसलिए हमको बार बार कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। भाई कपड़े अगर इकट्ठा ऐसे ले आके हम बाहर रख दें तो बहुत उतना जल्दी तो नहीं सूखेगा, लेकिन कपड़े को अगर हम फैला देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, अब ज़्यादा ज़्यादा वेपर निकलेंगे। अरे कपड़े तो ठंडक में भी सूख जाते हैं, पंखे में हम लोग सुखा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन कभी नहीं कहते। तो बेटा इतनी बात समझ में आई, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई परेशानी। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों बातें क्लियर हो गया। अब एक चीज़ जरा सब्लिमेशन को समझते हैं, ठीक है। बेटा सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। अब घर पे हम अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक, ठीक है, क्या उसका जो बर्निंग है वो सब्लिमेशन है, वो सब्लिमेशन है, वो भी तो सॉलिड से सीधे गैस में हमको मिलता है। तो बेटा सब्लिमेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब्लिमेशन में शर्त क्या होती है, विदाउट एनी रिमेन्स, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो उसमें तो ऐश राख बच जाती है, बच जाती है ना राख, वो नहीं कंसीडर किया जाएगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया, जो सीधे कन्वर्ट हो, सीधे डायरेक्ट कन्वर्जन हो विदाउट एनी चेंज, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जांपल कौन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, कौन सा एग्जांपल हो गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। आयोडीन हो गया, ठीक है। नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। अरे नेफ्थलीन बॉल देखे हैं हम लोग, अपने कपड़ों में रखते हैं ना नेफ्थलीन बॉल। तो अब सोचिए जरा कि अगर नेफ्थलीन बॉल कुछ भी रिमेन्स बच जाता, उसमें कुछ भी छूटता, तो क्या हम उसे अपने कपड़े में रखते। अरे अगर दाग भी छोड़ जाता तो क्या हम कपड़े में रखते, तो बेटा दाग तक नहीं छूटता। क्लियर, तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। तो इतनी बात समझ में आ गया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशंस क्लियर हो गए, कोई डाउट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन जो चल रहा था। तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने समझ लिया।
अब बारी आ रही किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया, अब क्या समझेंगे हम, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो जरा, तो मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैटर, यही है टाइप्स ऑफ मैटर। तो कितने टाइप होते हैं बेटा, 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम प्योर और एक को कहते हैं हम इम्प्योर। अब बेटा इसी इम्प्योर का हम नाम दे देते हैं मिक्सचर। क्या नाम दे दिया, मिक्सचर। तो एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक को हमने क्या कह दिया, मिक्सचर। अब बेटा ये प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो ये फर्दर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्स और एक को कहते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट फर्दर क्लासीफाई होता है कितने टाइप्स में, 3 एलिमेंट फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, एक कहते हैं मेटल, एक होता है बेटा नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक को कहते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर हो रही बात, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटलॉइड्स। अब ये कंपाउंड कितने टाइप के हुए, तो बेटा कंपाउंड हो गए 2 टाइप के, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। बेटा याद रखना, केमिस्ट्री चाहे जितने टाइप की हो, कंपाउंड तो इस यूनिवर्स में 2 ही हैं, या तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फिजिकल कंपाउंड कोई नहीं होता। एनालिटिकल कंपाउंड कौन सा होता है, बायोकेमिकल कंपाउंड कौन सा होता है। तो कंपाउंड कौन होगा, या तो ऑर्गेनिक होगा या फिर इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, और रही बात मिक्सचर की, तो मिक्सचर अच्छे से आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इसको। कौन सा, 2 हो गया बेटा, एक को कहते हैं होमोजेनस और एक हो गया हेट्रोजेनस। ठीक है, ये हो गया। तो केमिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया, एक हो गया प्योर, उधर हो गया इम्प्योर। ठीक है, प्योर के 2 पार्ट हुए, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के 3 पार्ट्स हुए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो कंपाउंड्स हो गए, 2 तरह के कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर कितने हो गए, 2 हो गए, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। यहाँ तक क्लियर होगी बात, कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझने में। ठीक है, इस पॉइंट को हम जरा समझ लेते हैं आज। बेटा होमोजेनस किसे कहते हैं, ये होमोजेनस कंपाउंड किसे कहेंगे, होमोजेनस क्या होता है। अब सपोज करिए 2 चीज़ें हैं, हमने वाटर लिया और इसमें हमने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, और ये है H2O वाटर, वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो होमोजेनस का मतलब क्या हुआ, तो होमोजेनस का 2 मतलब होता है, सिंपल सा याद रखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। बस होमोजेनस के सिर्फ 2 मतलब निकल के आते हैं। पहला बेटा होता है थ्रो आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या समझनी है, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बस 2 चीज़ें हमको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, थ्रो आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब देखो जरा, मान लीजिए हमने शुगर को डिसॉल्व किया, शुगर को डिसॉल्व किया। अब शुगर जाता कहाँ है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके इंटर पार्टिकल स्पेस, भाई वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, वहाँ जाके वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने शुगर को डाला तो जो नीचे स्पेस खाली रहेंगे सबसे पहले इसमें जाके भरेगा, फिर और शुगर डालेंगे तो उसके ऊपर जाके फिल होगा, और शुगर डालेंगे तो उसके ऊपर जाके फिल होगा, और शुगर डालेंगे तो उसके ऊपर जाके फिल होगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा होता
तो हम लोग शरबत कहाँ से मांगते हैं? हम कहते हैं नीचे से दो भाई, इधर ज़्यादा शुगर मिलेगा, ऊपर तो हल्का हो सकता है, कम चीनी डाली हुई तुमने। पर ऐसा नहीं होता, सभी तरह क्या होता है, सभी तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हमने 1 स्पून डाला तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक और स्पून डाला वो भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होमोजेनस होती है। क्या हो गया? थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ जितनी भी चीज़ हमने मिलाया, 2 3 4 6 8 10 चाहे जो हमने मिलाया, वो चारों तरफ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? दूसरी चीज़, जितनी भी चीज़ें मिलाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें मिलाई गई हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्री क्लियर नहीं होनी चाहिए, वो हमको दिखना नहीं चाहिए। अब बेटा वाटर और शुगर हम मिलाते हैं तो क्या शुगर के पार्टिकल हमको दिखते हैं या उनका बाउंड्री हमको दिखता है? ये रहा यहाँ से शुगर मॉलिक्यूल शुरू हो रहा है, या ये रहा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल शुरू हो रहा है, किसी बाउंड्री दिखती है हमको? तो किसी की बाउंड्री यहाँ पे नहीं दिखती है, ठीक है। तो नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो ये दो शर्तें, दो कंडीशंस, अगर कोई भी ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो होमोजेनस हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो हेट्रोजेनस हो जाएगा। एग्जाम्पल, एयर की बात करें, बेटा एयर का कंपोजिशन क्या है? एयर का कंपोजिशन क्या है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%, 0.032%, ठीक है। अदर बाकी गैसेस जो कुछ बच गया तो अदर गैसेस उसमें हो गई। क्लियर? अब बताओ ज़रा, ये कंपोजिशन मैंने कहाँ का बताया? इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, चाइना का, किसी नालायकों का, किसी में से किसी का भी? किसका बताया? किसका बताया मैंने? तो ध्यान रखना भाई, जब हमसे एयर का कंपोजिशन पूछा गया, जब हमसे एयर का कंपोजिशन पूछा गया तो हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कहाँ का है। भाई एयर तो चारों तरफ एक जैसा, पूरा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एयर तो एक जैसा है, तो उससे किसी कंट्री से क्या मतलब है? चाहे वो कोई भी हो, अच्छा बुरा हमारे लिए, उससे कोई मतलब है? कि अंटार्कटिका बता रहे हैं हम? कहीं का नहीं बताया हमने। क्या बताया? सिंपल एयर का। इसका मतलब ये है कि एयर कहीं का भी हो, उसका कंपोजिशन यही होगा। तो इससे क्या हो गया? थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब एयर में कई सारे गैसेज हैं, तो क्या हमको दिखता है क्या कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हट जाए, भाई यहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है? क्या हमको दिखता है क्या ऐसा कोई गैस? भाई हट जाइए, नाइट्रोजन आ लड़ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर हमको नाक नहीं रखने, इधर तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा है क्या? अब ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप साइलेंसर के पास नाक लगाए, बोले सर यहाँ CO2 तो ज़्यादा दिख रहा है, बोले थे आप कम होता है, 0.032 ही हो रहा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो बेटा ऐसा नहीं मैंने कहा था कि साइलेंसर के पास आप नाक लगा लीजिए, ठीक है। कहीं आगे जला के कहिए कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा है CO2, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो ये रहा, ठीक है। 78% नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन 21% होगा, ठीक है। तो एयर क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। अब अगर वाटर में ऑयल डाल दें, वाटर में ऑयल डाल दें तब क्या होगा बेटा? तो क्या थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्लियर बाउंड्री नहीं दिखती, उसकी होती नहीं क्लियर बाउंड्री, तो बेटा सीधा ऑयल दिखता है, वाटर में घूम रहा है, सीधा सीधा दिखता है हमको, तो क्या हो गया? वो क्लियर बाउंड्री है, तो कैसा हो जाएगा? हेट्रोजेनस, होमोजेनस नहीं होगा। तो होमोजेनस के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। टैप वाटर क्या है? टैप वाटर, टोटी वाला जो पानी आता है, होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है? होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है? आप कहोगे सर जी हमारे घर के पानी में तो आयरन ज़्यादा है और चाचा घर में जो पानी आता है वहाँ पे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, या क्लोरीन ज़्यादा है, या कुछ ऐसा और ज़्यादा है, तो एक जैसा तो नहीं हुआ। तो बेटा आप अपने टैंक, आपके टैप का पूछा गया है, पड़ोसी के टैप का नहीं। एयर आपका नहीं था कि एयर पूछे तो बोले हमारे घर वाला, आपके घर वाले बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से टैप वाटर का मतलब जो टोटी से पानी आ रहा है, किसी के भी घर आए, घर ही में ना आएगा, ठीक है। टंकी में जो पानी रखा है तो बेटा उसमें जितने मिनरल्स या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा है क्या कि कुछ ज़्यादा है नीचे? अब सैंड को ना कंसीडर करना, सैंड मिनरल नहीं होता। बोले सर हमारे तो हैंडपम्प से उधर में नीचे ज़्यादा सैंड आता है, वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। जितने भी मिनरल्स हैं कोई दिखाई नहीं देते, ठीक है। एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बाउंड्री क्लियर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, ठीक है। तो टैप वाटर क्या हो गया? होमोजेनस। कोई डाउट समझने में कहीं भी? इतना क्लियर हो गया, ठीक है।
तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनका। इम्प्योर एंड मिक्सचर को तो हम समझ गए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है।